हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रूप सिंह परिहार में। तो मूल अधिकार जो एम लक्ष्मीकांत का ये पॉलिटी वाली जो पुस्तक हमारी चल रही थी, कंटिन्यू चल रही थी, तो उसमें क्या है, मूल अधिकार वाला जो चैप्टर है इस पुस्तक में चैप्टर नंबर 7 है। तो उसका पार्ट फर्स्ट हम पहले डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 2 प्लेलिस्ट दी गई हैं, एक स्पेक्ट्रम वाली है और एक लक्ष्मीकांत वाली है। तो दोनों को आप देख सकते हो, चेकअप कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब हम हमें आएंगे अब मूल अधिकार का जो सेकंड पार्ट है उसको हम रीडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 1 है 6 अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 19 सभी अधिकारों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ए है नंबर 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। नंबर 5 है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। नंबर 6 है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद 19 से में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए हैं, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसी कंपनियों या परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया। नंबर 1 अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। चौथा फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। नंबर 5 प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। नंबर 7 सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। नंबर 8 शांति का अधिकार। नंबर 9 किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। नंबर 10 प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार हैं: भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की व्यवस्था स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है यदि नंबर 1 किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो। दूसरा कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो। तीसरा किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो। चौथा किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव। और 5वां सरकार या उसके कर्मचारियों को उसकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। संगम या संघ बनाने का अधिकार। सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या
लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम या संघ बनाने या उससे शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार हैं भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है, तथापि किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता को। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं: आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। जनजातीय क्षेत्रों के बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण न हो सके। उच्चतम न्यायालय में इसमें व्यवस्था दी कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने एक एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया। संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं: आंतरिक, देश में निर्बाध संचरण, और बाह्य, देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यायित करता है। निवास का अधिकार। हर नागरिक को देश में किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं: आ, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना, एवं वा, देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। इसका तात्पर्य है वहाँ घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है: विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने रिवाज एवं नियम कानून के बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वेश्या या पेशेवर अपराधी। उपरोक्त प्रावधानों में से यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने के अधिकारों का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह जीवन निर्वाह हेतु आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में अपने प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। वह किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप में स्वयं रखा जा सकता है। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्यों के लिए अपने अधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अधिकार में कोई अनैतिक
कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि व्यवसाय। राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है या इन्हें संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। नंबर 2, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कानूनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। नंबर अ, कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति, 1, किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, या दूसरा, उसने उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के विरुद्ध जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। नंबर 2, दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। नंबर 7, सौ अभिसमन नीति। तो किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक पूर्व पद प्रभाव कानून वह है जो पूर्व व्यापी व्यवस्था से दंड अध्यारोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों पर या जो ऐसे कृत्य हेतु दंड को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही हैं, न कि सामान्य सिविल अधिकार या कर कानूनों में। दूसरे शब्दों में, जन उत्तरदायित्व या एक कर को इस पूर्व व्यापी रूप में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था अपराध दोष या सजाएं सुनाए जाने के मौके पर व्यावसायिक कानूनों पर आपराधिक कानूनों पर प्रभावी रहती है। अंतः सुरक्षा व्यवस्था के तहत बचपन के मामले में एक व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के आधार पर नहीं की जा सकती। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में ही उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह विभागीय या प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं हो सकता, चूँकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं हैं। स्व अभिशंसन के संबंध में मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य दोनों में संरक्षण प्राप्त है, हालांकि यह विस्तारित नहीं किया जा सकता। पहला, भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों पर अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर एवं रक्त जांच की अनिवार्यता पर किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता। इसके अलावा इसका विस्तार केवल उन शिकायतों की सुनवाइयों पर ही हो सकता है जो आपराधिक प्रकृति की न हो। तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 में के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी दौरान के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध है। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्त विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है, लेकिन मेनका मामले 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में
अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। नंबर 1, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। नंबर 2, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु के जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। नंबर 3, जीवन रक्षा का अधिकार। नंबर 4, निजता का अधिकार। नंबर 5, आश्रय का अधिकार। नंबर 6, स्वास्थ्य का अधिकार। नंबर 7, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। नंबर 8, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। नंबर 9, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। नंबर 10, त्वरित सुनवाई का अधिकार। नंबर 11, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। नंबर 12, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। नंबर 13, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। नंबर 14, विदेश यात्रा करने का अधिकार। नंबर 15, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार। नंबर 16, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 17, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार। नंबर 18, राष्ट्रीय अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार। नंबर 19, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। नंबर 20, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। नंबर 21, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। नंबर 24, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। 25, सूचना का अधिकार। 26, प्रतिष्ठा का अधिकार। 27, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार। नंबर 28, पारिवारिक पेंशन का अधिकार। नंबर 29, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। नंबर 30, मार्केटर्स के विरुद्ध अधिकार। नंबर 31, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार। नंबर 32, शयन का अधिकार। नंबर 33, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। नंबर 34, धारणीय विकास का अधिकार। नंबर 35, अवसर का अधिकार। नंबर 4, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया है। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी, तथापि निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था, जब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है। राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक सिद्धांत को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत में किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इसके फैसले में न्यायालय ने अपनी पूर्व फैसले 1992 को बदला और जिसमें घोषणा की गई थी कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर है, उसके व्यावसायिक शिक्षा एवं चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग भी शामिल है। अनुच्छेद 21(1) के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे
प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। यह विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सके। नंबर 5, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है, दंड विषयक कठोर और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसमें अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई की अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है। अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। नंबर आ, अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। नंबर 1, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। नंबर 2, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। नंबर 3, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को छोड़कर पेश होने का अधिकार। नंबर 4, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, न्यायालय ने आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ मूलभूत सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के उपलब्ध है और इसमें शामिल हैं। नंबर 1, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बताई जा सकती जब यह हिरासत बोर्ड हिरासत मतलब जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। नंबर 3, निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। अनुच्छेद 22 संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरुद्ध नहीं किया जाएगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन विरुद्ध किया जा सकेगा। जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा निषेध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 से 2 माह कर दिया गया है। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह की अब भी जारी है। संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडल के बीच विभक्त किया है। संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेश मामलों एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार हैं। संसद एवं विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है।
नंबर 1 निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त हो गया। नंबर 2 आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 जिसे 1978 में निरसित कर दिया। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं वेतन निवारण अधिनियम कॉफेक्स पोसा 1974। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा 1980। चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम पीबीएम सेका 1980। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1985, यह 1995 में समाप्त हो गया। स्वापम औषधि और मनिरू प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण PITNDPSA अधिनियम 1988। आतंकवादी निवारण अधिनियम पोटा 2002-2004 में से निरस्त कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA आपा 1967 जो कि 2004, 2008, 2012 तथा 2019 में संशोधित हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्था हो। अमेरिका में तो है ही नहीं, ब्रिटेन में इसे तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय यह व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था थी। शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 1 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों का भी प्रतिबंध लगाता है। यह व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है नंबर 1 पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के सामान खरीद बिक्री। दूसरा महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। नंबर 3 देवदासी और नंबर 4 दास। इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है। बेगार का अभिप्राय है बिना परिश्रम के काम कराना। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान किए कार्य कराते थे। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात्श्रम के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बलात्श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। बलात्श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता यथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना आदि भी शामिल है। इस संबंध में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए। अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिनके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। दूसरा, कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952,
वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, वागन श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कामगार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी तथा शिगार कर्मकार अधिनियम 1966 और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। 1966 में उच्च न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान है। इसने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए भी निर्देश दिए। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया गया। 2006 में सरकार ने मजदूरों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिजॉर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बाल श्रम संशोधन 2016 बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया। इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। 1. अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव हैं। 1. अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग में अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। नंबर 2. मानने का अधिकार। अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। नंबर 3. आचरण का अधिकार। धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। नंबर 4. प्रसार का अधिकार। अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म की सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। यद्यपि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है। राज्य को इस बात की अनुमति देता है। धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्वर्धन करें। व सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। अनुच्छेद 25 में 2 व्यवस्थाएं भी दी गई हैं। पहली, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा और दूसरी, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। दूसरा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। नंबर 1, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। नंबर 2, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। नंबर 3, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। और नंबर 4, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों को गारंटी देता है, वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह ही अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदायों
को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। नंबर 1, यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। नंबर 2, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। नंबर 3, इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। उपरोक्त मामलों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। नंबर 3, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धर्म संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों से समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। नंबर 4, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनिधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी। इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। नंबर 1, ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है। दूसरा, ऐसे संस्थान जिसका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो। नंबर 3, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। नंबर 4, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रही हों। प्रावधान 1 में धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि सेकंड में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। थर्ड और फोर्थ में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। नंबर 1, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 है उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। पहली व्यवस्था इस समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वे किसी भी समुदाय से संबद्ध हो। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है, अतः नागरिकों को एक भूभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। नंबर 2, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1, सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। नंबर 2, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। इस उपबंध 1978 के
44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद से निश्चित कर दिया। नंबर 3, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों, धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए जैसा कि अनुच्छेद 19 नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। नंबर 2, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। नंबर 3, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते। पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। तीसरे प्रकार के संस्थान प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून हैं, जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियम आदि आवश्यक हैं। सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस के मामले में 2007 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है। नंबर 1, शैक्षिक संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। नंबर 1, अपना शासी निकाय गवर्निंग बॉडी चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो कि वह संस्थान को भलीभांति चला सकेगा। नंबर 2, शिक्षण कर्मचारियों, शिक्षण व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापक या प्राचार्य तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियुक्त करने, साथ ही कर्तव्य से लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार। नंबर 3, अपनी संसद के अहर विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। नंबर 4, अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। नंबर 2, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत भेदभाव, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित है, जो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या अबाध नहीं है, न ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है। शैक्षणिक चरित्र तथा मानक एवं अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासन पर भी नियंत्रित किया जा सकता है अगर उसे कार्यकुशल एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता हो, ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्य द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम, नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के लिए नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों, शैक्षिक एवं शिक्षाकेतर दोनों के लिए नियम, कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए नियम तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या निर्धारित करने के लिए नियम इस कोटि में आते हैं। ऐसे नियम उपनियम किसी भी प्रकार अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में रखने नहीं देते। नंबर 4, राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षक या व्याख्याता की नियुक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। नंबर 5, राज्य और सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अधिकारों को बिना शिथिल किए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने
अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है वह संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। आ, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। व उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा, उसके द्वारा जारी रिट में शामिल हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं अधिकार सुरक्षा। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित हैं। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के लिए इसके सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक एवं गारंटी देने वाला है। इसे इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। विस्तृत इसलिए क्योंकि इसकी शक्तियाँ केवल आदेश या निर्देश तक सीमित नहीं है, यह सभी प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षिप्त उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अन्य नहीं। उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना, आदेश एवं रिट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे पहले उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। रिट प्रकार एवं क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट जारी कर सकते हैं। तो इन रिटों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए इसमें थोड़ा मुश्किल आती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मूल अधिकार पार्ट 3। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर